गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है उसकी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में हैं और तीसरे लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था हमारा, सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। उसमें हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे कि कौन सा सिंथोन होगा तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा। सिंथोन्स में बेसिकली मैंने बताया था कि ये जनरली एनायन और कैटायन की फॉर्म में होते हैं, कि जो कि अनस्टेबल होते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जा सकते ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। इसलिए बेसिकली इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखे जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से इजीली ये सिंथोन मिल जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था सिंथोन्स का और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स का, उसमें लास्ट एग्जाम्पल ये वाला था। ये सिंथोन है और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा इसका, इनेमीन होगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। बेसिकली इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट साइक्लोहेक्सेनोन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अल्फा पोजीशन पे प्रोटॉन है वो बेसिकली एसिडिक होता है, और जब हम लोग बेस से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोटॉन जो होगा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। बट इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट में 2 प्रायोरिटी हैं, 2 अल्फा प्रोटॉन्स होते हैं दोनों साइड, तो वहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका जो बेसिकली जो इस टाइप के सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जो बहुत अच्छा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, वो होगा इनेमीन। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले तो इनेमीन्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग है, उस पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 कार्बन की एक चेन है और उस पर एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे, तो ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट और ये वाला सिंथोन, ये वाला सिंथोन, ये दोनों सिंथोन मिलेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर ये आपके पास सिंथोन है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, इनेमीन। कौन सा होगा, इनेमीन। और इसका मैंने बता ही रखा है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, इपॉक्साइड। ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि एक पर्टिकुलर सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, भूलना नहीं है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से सिंथोन का और कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट का पता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। जो हमने इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए हैं उसका जो सिंथेसिस होगा वो कैसे होगा। बेसिकली ये जो इनेमीन है, सबसे पहले हमें इनेमीन बनाना होगा, उसके बाद हम लोग उस रिएक्शन पे जाएंगे। तो जो इनेमीन होगा वो कि साइक्लोहेक्सेनोन से इनेमीन कैसे बनेगा, जब हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन पायरोलिडीन से करवाएंगे। ध्यान रख लेना, इसका नाम पायरोलिडीन, इसको टेट्राहाइड्रोपायरोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोपायरोल या पायरोलिडीन। यहाँ पे ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी कि जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे OH आ गया है, और यहाँ से ये वाला, ये मैंने केवल शो किया है, बाकी यहाँ पे अगर यहाँ पे OH चला गया है, यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, तो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा इस पर, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली OH, तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इस OH पे, और OH पे ट्रांसफ़र होगा तो ये एक्वायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक्वायन में H2O जो होगा एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ से H2O एलिमिनेट होगा ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी।
क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। और जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो यहाँ से ये प्रोटॉन एलिमिनेट होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड इनेमीन। ये सारा एक नेम रिएक्शन है, स्टार्क एनेमीन रिएक्शन, उसमें भी पढ़ते हैं हम लोग, ये सारा उसी का पार्ट है। बेसिकली हम लोग डिस्कनेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये चेक करना था कि इनेमीन कैसे बनेगा। तो समझ में आ गया, जब किसी कीटोन की रिएक्शन हम लोग पायरोलिडिन या टेट्राहाइड्रोपायरोल से करवाएंगे तो इनेमीन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी आगे का जो रिएक्शन का पार्ट था, अब ये इनेमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और यहाँ से ये नाइट्रोजन इधर, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इस इपोक्साइड पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे और यहाँ पे इपोक्साइड में रिंग ओपनिंग हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग होगी, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये आपके सामने एक इनेमीन का एग्जाम्पल हो गया है। बाकी सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, कर भी लिए हैं कुछ, बट ये एक स्पेशल एग्जाम्पल था इनेमीन का, जिसमें इनेमीन को हम लोग एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करते हैं। ओके, तो ये बेसिक जो क्राइटेरिया था आपका, एक वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ, देखो दोबारा बता रहा हूँ। हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग FGI के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 पे हम लोगों ने डिस्कस किया रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। मैं आपको टारगेट मॉलिक्यूल के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको सिंथोन के बारे में बता चुका हूँ, और मैं आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। ये 6 पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए और आपको भी इन 6 पॉइंट्स पे बहुत कंसंट्रेट करना है। ये 6 पॉइंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो और भी चीज़ें काम आती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट ऑफ पोलैरिटी की। फर्स्ट ऑफ थिंग, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी क्या है? जब भी हम लोग किसी बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे सपोज कोई भी बॉन्ड है, सपोज ये वाला समूह है, और अगर हमें इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है सपोज, तो इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें पहले जो जिन जिन कार्बन्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा उनकी पोलैरिटी डिसाइड करनी है। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे वापस पॉजिटिव चार्ज तो इस पे नेगेटिव चार्ज। ये बेसिकली एक पैटर्न है जिसमें हम लोग जो कार्बन्स हैं या जो एटम्स हैं जिनके बॉन्ड्स ब्रेक होने हैं उनको चार्ज से डेजिग्नेट करते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसे बोलते हैं हम लोग लेटेंट ऑफ पोलैरिटी, कि कौन से कार्बन पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग इसको थ्योरी को देखते हैं एक बार, क्या है। द इमेजिनरी पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, imaginary pattern of alternative positive and negative charge used to assist and arise the identification of suitable disconnection। यूज क्या है इसका? इसका यूज ये है कि अगर हम लोग लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को यूज करेंगे तो बेसिकली हमें ये आइडिया लगता है कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराना है। इट मीन्स लेटेंट ऑफ पोलैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। suitable disconnection and synthon when using retrosynthetic analysis is called latent of polarity। क्लियर हो गया कि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी क्या है? कि कोई भी, जैसे मैंने बताया भी आपको, कोई भी बॉन्ड है जो ब्रेक करना है तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देते हैं कार्बन एटम्स को। इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है और कौन सा बॉन्ड चार्ज से हम हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है कि बेसिकली इससे कौन सा सिंथोन बन सकता है और उस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। तो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी से हमें एक सूटेबल डिस्कनेक्शन का पता चलता है कि हमें इस गिवन कंपाउंड में कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटेंट ऑफ पोलैरिटी आर अरेंज्ड सच दैट ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द कार्बन एटम एडजेसेंट टू हेटेरो एटम। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने माइंड में आता है वो ये है
कि हम लोग जब भी किसी कंपाउंड में लेटेंट ऑफ पोलैरिटी डिसाइड करें तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। तो ये सीधा सा कंसेप्ट है कि सपोज अगर ये हमारे पास कंपाउंड है तो जो कार्बन हेटेरो एटम के एडजेसेंट होता है उसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज देते हैं। दैट्स क्लियर। क्या समझ में आया कि अगर हमें लेटेंट ऑफ पोलैरिटी डिसाइड करनी है तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये OH है तो जो हेटेरो एटम का एडजेसेंट कार्बन होता है ये वाला, उसे हम लोग क्या दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद तो सेम है ही, पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सेम इस डायरेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव, आगे होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये पैटर्न है लेटेंट ऑफ पोलैरिटी डिसाइड करने का। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लेटेंट ऑफ पोलैरिटी में क्या है कि जो हेटेरो एटम होगा उसके जस्ट पास वाले एडजेसेंट कार्बन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट इन दिस कंपाउंड this is hetero atom and this is nearest carbon atom, so there is positive charge, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, and in some way in this compound this is hetero atom, so there is positive charge, so negative, positive, negative, negative और इधर भी positive. Okay, this is a concept of latent of polarity. हमें कैसे लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को डिसाइड करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, यूज ऑफ लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। तो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी, बाय द हेल्प ऑफ लेटेंट ऑफ पोलैरिटी वी कैन डिसाइड ए suitable disconnection that which bond is broken first and after that all bonds. आगे चलते हैं, क्या लिख रखा है इन 13, 15, 17, 19 difunctionalized compounds latent of polarity is applicable, so such type of compounds are associated with logical disconnection. ये क्या है 13, 15, 17 ये आगे बताएंगे, क्योंकि वहाँ पहले हमें ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन। तो टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन में क्या हो सकता है, 1 फंक्शनल ग्रुप डिस्कनेक्शन, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो जो 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन होंगे मीन्स उस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, उन दोनों फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। मीन्स अगर 2 फंक्शनल ग्रुप 1 और 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड। अगर एक 1 और 5 पोजीशन पे हैं तो इसे बोलेंगे 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड। अगर 1 और 6 पे हैं तो इसे बोलेंगे 1,6 डाई फंक्शनलाइज्ड। ओके, तो जो 13, 15, 17, 19 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है उनमें लेटेंट ऑफ पोलैरिटी एप्लीकेबल होगा, मीन्स ये लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को फॉलो करेगा। तो ये जो डिस्कनेक्शन होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डिस्कनेक्शन। आगे चलते हैं। In 12, 14, 16, 18 difunctionalized compounds, latent of polarity is not applicable. So these type of compounds are associated with illogical disconnection. Means on the basis of latent of polarity, disconnection may be classified in 2 categories. One category there latent of polarity is applicable is called logical disconnection. And example 13, 15, 17 difunctionalized disconnection. And another type of disconnection where latent of polarity is not applicable, that's called illogical disconnection, like 12, 14, 16, 18 difunctionalized disconnection. During the disconnection of such type of compounds, unpolling synthons are formed. So corresponding unpolling reagents, reagent means synthetic elements, are used during the reaction and the reaction is called unpolling reaction. क्या मतलब है कि जो इलॉजिकल डिस्कनेक्शन है, जो इलॉजिकल डिस्कनेक्शन है, टाइप्स ऑफ इलॉजिकल डिस्कनेक्शन है, उसमें लेटेंट ऑफ पोलैरिटी का फॉलो नहीं होगा। और लेटेंट ऑफ पोलैरिटी का फॉलो नहीं होगा तो अम्पोलंग रिएजेंट बने, अम्पोलंग सिंथोन बनेंगे। अम्पोलंग सिंथोन का मतलब मैंने कहा था कि
किसी भी एटम पे उसकी नेचर के अपोजिट चार्ज का होना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे CO, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। जैसे बेसिकली कार्बन पे टेंडेंसी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की, लेकिन जितना भी कंडेंसेशन रिएक्शंस है, इनोलेट केमिस्ट्री है, उसमें हम लोग कार्बन पे कौन सा चार्ज पढ़ते हैं, नेगेटिव। तो जितनी भी इनोलेट केमिस्ट्री है और जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं उनमें बेसिकली हम लोग अम्पोलंग सिंथोन का यूज करेंगे, जिनमें कार्बन पे कौन सा चार्ज लाने की टेंडेंसी होती है, नेगेटिव चार्ज लाने की टेंडेंसी होती है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है इसमें। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं लेटेंट ऑफ पोलैरिटी के रेफरेंस में। इन एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1,3 है, 1,3 डाई फंक्शनलाइज डिसकनेक्शन है। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए था, इस पे भी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू लेटेंट ऑफ पोलैरिटी है तो ये लॉजिकल डिसकनेक्शन होगा। 1,5 में इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। कार्बन के जस्ट हेटेरोएटम के जस्ट पास वाले कार्बन, दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स लेटेंट ऑफ पोलैरिटी फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न ये। बट 1,2 की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो कार्बन है वो इस हेटेरोएटम के जस्ट पास वाला है, तो यहाँ तो नेगेटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन आ कैसा रहा है, इस पे नेगेटिव। तो ये लेटेंट ऑफ पोलैरिटी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। सेम पैटर्न इसमें होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब यहाँ आना कौन सा चाहिए था, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज, बट आ नहीं रहा है, तो ये होगा इलॉजिकल डिसकनेक्शन। सेम डिस टाइप के डिसकनेक्शन में भी यही होगा। ये मैंने सारा लिख रखा है। लेटेंट ऑफ पोलैरिटी एप्लीकेबल होगी किस में, 1,3 में, 1,5 में, 1,7 में एक्सेट्रा। लॉजिकल डिसकनेक्शन होगा। लेटेंट ऑफ पोलैरिटी इज नॉट एप्लीकेबल कौन से डिसकनेक्शन में, 1,2, 1,4, 1,6 डाई फंक्शनलाइज डिसकनेक्शन में। तो इलॉजिकल डिसकनेक्शन होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, अम्पोलंग रिएजेंट बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अम्पोलंग रिएजेंट। ओके, अब हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि अम्पोलंग रिएजेंट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई अम्पोलंग रिएजेंट। बेसिकली मैं बता चुका हूँ, एक सीधा सा कंसेप्ट है आपके पास कि जिस एटम की जो नेचर है उसके अपोजिट चार्ज को गेन करना अम्पोलंग रिएजेंट है, अम्पोलंग नेचर होगी। फॉर एग्जांपल रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी बोलते हैं उसे अम्पोलंग रिएजेंट को क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। मीन्स जो पोलैरिटी की जो नेचर है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन करने की, उसके जस्ट अपोजिट नेचर को क्या बोलते हैं, अम्पोलंग रिएजेंट। द इन्वर्जन ऑफ पोलैरिटी एट द फंक्शनलाइज्ड कार्बन एटम इज नोन एज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। द इन्वर्जन ऑफ पोलैरिटी एट द फंक्शनलाइज्ड कार्बन एटम, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है उस पर अगर पोलैरिटी का इन्वर्जन हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सेकंड, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ पोलैरिटी during the reversal of polarity the electrophilic carbon atom convert into nucleophilic carbon atom and vice versa। क्लियर है, पहले ही बता दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन में। द रिएजेंट इन विच रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी टेक प्लेस आर कॉल्ड अम्पोलंग रिएजेंट एंड द corresponding reaction is known as अम्पोलंग रिएजेंट। अम्पोलंग रिएक्शन क्या कहलाएगी यहाँ पे, यहाँ पे आएगा अम्पोलंग रिएक्शन। द corresponding synthon ऑफ अम्पोलंग सिंथोन्स आर कॉल्ड अम्पोलंग सिंथोन। तो वो तो एक पैटर्न ही है, अगर सिंथोन अम्पोलंग है तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट अम्पोलंग होगा, रिएजेंट भी अम्पोलंग होगा और रिएक्शन भी अम्पोलंग रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक जो बेसिक एग्जाम्पल है अम्पोलंग रिएजेंट का वो हम लोग पढ़ते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट आर एक्स में क्या है, आर और ये एक्स पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये इनकी पोलैरिटी होती है। बट जब हम लोग इससे ग्रिग्नार रिएजेंट बना देते हैं RMgX, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, आप देख सकते हो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो गया है। इस पे पॉजिटिव आ रहा था, अब कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है RMgX एज वेल एज ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अम्पोलंग रिएजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो R होता है MgX या मेटल से जुड़ा हुआ वो
उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ अम्पोलन रिएजेंट। आगे चलते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ सिंथोन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ए लिखा जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको डी लिखा जाता है। सिंबल क्या होगा, ए एन और डी एन। जो एन क्या है, एन इज़ द पोजीशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दैट्स क्लियर। अगर किसी कार्बन पे या किसी एटम पे पॉजिटिव है तो इसे ए से लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव है तो इसे डी से लिखा जाएगा। और फिर उसके ऊपर एन का यूज किया जाता है, जब पावर एन यूज किया जाता है, एन इज़ द पोजीशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। एन रिप्रेजेंट करेगा उस पोजीशन को जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। चार्ज फ्रॉम कार्बन टू कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग मारे सबसे पहले तो 1 और 2, 2 पे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ए, और कौन सी पोजीशन पे सेकंड, तो A2 हो जाएगा, ए की पावर 2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे है तो पॉजिटिव है तो ए लिखेंगे, और कौन से कार्बन पे, एक तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कौन से कार्बन पे, 1 2 3, तो ए लिख दिया पॉजिटिव के लिए, 3 इसकी पावर लगा दी पोजीशन के लिए। सेम पैटर्न यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इस कार्बन पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 नंबर पे है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, डी, और कौन सी पोजीशन पे 3, तो क्या हो जाएगा, D3। एक जनरल कंसेप्ट होता है एन में, अगर एन इवन है तो अम्पोलंग होगा, और अगर एन ओड है तो नॉर्मल होगा। आप चेक कर सकते हो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जा करके। अगर डी एन नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो अगर एन इवन है तो नॉर्मल होगा, और अगर एन ओड है तो अम्पोलंग होगा। हम लोग डेजिग्नेशन ऑफ अम्पोलंग रिएजेंट से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो डिस्कनेक्शन होगा वो डिस्कनेक्शन पोलंग होगा कि अम्पोलंग होगा। By the help of designation of अम्पोलंग reagent, we can also decide that the possible disconnection that will be अम्पोलंग or normal means logical or illogical disconnection. जो एक one most important example of अम्पोलंग reagent for the synthesis of carbonyl compounds is 1,3,1,5 dithions compounds. Okay, 1,3,1,5 dithions dioxane compounds. For example, this is carbonyl compound and nature of this carbon is electrophilic. By the reaction of 1,5 dithion, this will formed this compound 1,3 dithion carbonyl compounds, and this is used as प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये प्रोटेक्शन करता है कार्बोनाइल ग्रुप का। इन दिस वे दिस विल बी फॉर्म्ड, दिस विल रिएक्ट विथ बेस एंड दिस प्रोटॉन इज एसिडिक, एसिडिक प्रोटॉन विल एलिमिनेट हेयर एंड नेगेटिव चार्ज विल जनरेट। दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ these सल्फर एटम्स। This negative charge will act as nucleophilic and it will attack on alkyl halides and will give nucleophilic substitution reaction and this compound will be formed. We can check that the nature of this carbon was electrophilic, but in this compound or in this step the nature of this carbon is nucleophilic, so reversal of polarity is here, and this is an example of अम्पोलंग reagent. Finally, the deprotection will carried out and the product ketone will be formed. ये very important reaction for the formation of ketone from aldehydes. हम लोग aldehydes का ketone कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग this type reaction यूज करते हैं। very important रिएक्शंस। तो बेसिकली हम लोग आज 2 नए कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। एक हम लोगों ने डिस्कस किया रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, अम्पोलंग रिएजेंट, ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर अम्पोलंग रिएजेंट। इन कंडेंसेशन रिएक्शंस व्हेन कार्बन अटैक एज कार्बन गेन पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, देन इट इज also an example of अम्पोलंग reagent. And second,
latent of polarity, very very important thing, because on the basis of latent of polarity we can decide a suitable disconnection approach. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन. ये थर्ड लेक्चर था. फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन. अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहा है लेटेंट ऑफ पोलैरिटी में, वो भी आपका टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ओके.